आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 5 का, और इस सबक का उन्वान है जलती झाड़ी। बच्चों, जलती झाड़ी निर्मल वर्मा की कहानी है और निर्मल वर्मा हिंदी अदब के मशहूर व मारूफ अदीब हैं। अपनी नफ्सियाती कशमकश बताती हुई कहानियों के लिए जाने जाते हैं और अपनी जदीद तर्ज की तख्लीक़ात के लिए ये मशहूर हैं। अज्ञे और निर्मल वर्मा को हिंदी अदब में जदीदियत के लिए जाना जाता है, नई तर्ज की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। निर्मल वर्मा की कहानी जलती झाड़ी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपने शहर से दूर है, मुसाफिरी कर रहा है, और मुसाफिरी के दौरान यानी अजनबी शहर के अंदर उसके साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो इस शख्स को नफ्सियाती कशमकश के अंदर उलझा देते हैं, इसके जहनी कशमकश को बढ़ा देते हैं और ये कई तरह के सोचो फिक्र के अंदर ख्यालात में डूब जाता है। इस कहानी के अंदर निर्मल वर्मा ने इंसान की नफ्सियाती कशमकश को दिखाया है, एक मुसाफिर की कैफियत को दिखाया है। अजनबी शहर में जाने के बाद किस तरह की सोचो फिक्र हो जाती है, किस तरह की ख्वाहिशात हमारे दिल के अंदर जागती हैं, किस तरह की चीज़ें हम करना चाहते हैं, किस तरह की मोहब्बत, किस तरह की अपनाइयत हम पाना चाहते हैं, वो कैफियत इस कहानी के अंदर दिखाई गई है। जलती झाड़ी कहानी के अंदर 3 कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 2 कहानियां हमारे लिए सबक के तौर पर शामिल की गई हैं। इस सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में निर्मल वर्मा के हवाले से मालूमात हासिल की है, निर्मल वर्मा की ज़िंदगानी के हवाले से और निर्मल वर्मा की तर्ज तहरीर, खुसूसियात कलाम के हवाले से पहले हिस्से में हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। दूसरे हिस्से में हमने कहानी के पहले हिस्से का मुताला किया। पहली कहानी जो बूढ़े मछुआरे की है वो हम पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं सबक के तीसरे हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से के अंदर कहानी का दूसरा हिस्सा जो अजनबी लड़कों वाला हिस्सा है उसका मुताला करेंगे। इसके बाद जो चौथा हिस्सा होगा सबक का, उसमें इस कहानी से मुताल्लिक दरसी किताब में जो सवाल जवाब दिए गए हैं उनकी हम मश्क करेंगे। वो सवाल जवाब के ऊपर वो हिस्सा मुनहसिर होगा। तो शुरू करते हैं हम सबक का तीसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है अजनबी लड़के। बच्चों, अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि मुसाफिर अजनबी शख्स के जो है अजनबी शहर के अंदर है, अजनबी लोगों के बीच में है, कोई इसको जानकार नहीं है, वहाँ पर जानने वाला नहीं है। उसी जगह के ऊपर एक ऐसी जगह ये ढूंढता है कि जहाँ इसको दिली सुकून मिलता है, जहाँ इसे जहनी सुकून मिलता है, उस जगह के ऊपर ये सैर व सियाहत के लिए जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात एक बूढ़े से होती है जो मछली पकड़ने के लिए उस जगह के ऊपर बैठा हुआ है, इसीलिए उसको बूढ़ा मछुआरा कहा गया था। बूढ़ा मछुआरा वहाँ सुकून व इत्मीनान से बैठा हुआ है, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि वो मुसन्निफ़ की तरफ देखता है, वो देखना ही मुसन्निफ़ को उलझनों में डाल देता है, कशमकश में डाल देता है। यहाँ मुसन्निफ़ ही मुसाफिर हैं। अपने खुद की रुदाद इन्होंने बयान की है। असल कहानी के ऊपर इस कहानी को बयान किया गया है। निर्मल वर्मा के ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 7 साल गैर मुल्कों के अंदर बीते हैं। अलग अलग शहरों का सफ़र करने के दौरान आपने ये अपना वक्त बिताया है, तो उसी दौर की एक रुदाद आपने इस कहानी के ज़रिए पेश की है। तो अजनबी बूढ़ा हैरत अंगेज़ तरीके से उनको देखता है, इनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, इस तरह से पेश आता है कि जैसे वो जानता हो, इन्हें बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो। और काफ़ी देर उस जगह बैठे रहने के बाद भी मुसन्निफ़ कहते हैं कि मुझे भी एक लगाव सा हो गया था, और उस लगाव को ये गैर फितरी कहते हैं, जो फितरत के मुताबिक ना हो। इस तरह का लगाव हो गया कि जैसे बूढ़ा मेरे वजूद से जुड़ गया हो। अगर बूढ़ा नहीं रहेगा तो मेरा वजूद नहीं रहेगा, मेरे अंदर कमी आ जाएगी, मेरे अंदर एक खालीपन पैदा हो जाएगा। इस तरह का जुड़ाव मुसन्निफ़ उस बूढ़े के एक बार देखने से महसूस करते हैं और बूढ़े की हरकतों की तकलीद करते हैं। जहां बूढ़ा देख रहा है वहां देखने की कोशिश करते हैं, उसकी हरकतों को जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कर रहा है और वो जो हरकतें कर रहा है, जहां भी देख रहा है, उसका सबब क्या है। तो वो बूढ़े से अपने आप का जुड़ाव महसूस करते हैं, और बूढ़ा भी जब उनके तरफ हंसकर देखता है तो उनको भी ये बात अजीब सी लगती है। और थोड़ी देर बाद जब शाम होने लगती है, बूढ़ा वहाँ से उठकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है, चल देता है, लेकिन मुसन्निफ़ की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं देता, देखता भी नहीं है। इस बात से मुसन्निफ़ परेशान हो जाते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जानता है, मेरी तरफ हंसी खुशी से ही देख रहा था, मुझे अपना मान रहा था, मैं भी इसको अपना मान रहा था, अपनाइयत के लिए इसके करीब में बैठा हुआ था, इसके कामों के अंदर मैं शरीक था, लेकिन इसने जाते वक्त मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, मेरी तरफ ज़रा भी तवज्जो इसने नहीं की और सीधा ये अपने घर की तरफ, अपनी राह की तरफ निकल लिया। तो इस बात से ये परेशान है, हैरान है। आने वाला हिस्सा जो है अजनबी लड़कों का, तो मुसन्निफ़ बूढ़े के जाने से परेशानी की हालत में बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, परेशान हैं कि वो क्यों चला गया वहाँ पर,
उनको लग रहा है कि उनके अंदर से कोई हिस्सा निकल कर चला गया हो, कोई दिल की ख्वाहिश उनसे जुदा हो गई हो, एक खालीपन सा महसूस हो गया है, एक तन्हाई, उनको अजीब तरह की तन्हाई उस जगह के ऊपर मालूम दे रही है। तो यह कहानी वहीं से शुरू होगी जब बूढ़ा चला गया है और अजनबी लड़कों की आमद होने वाली है। तो शुरू करते हैं बच्चों हम। अजनबी लड़के इस हिस्से का उन्वान है और यह हिस्सा जो है जलती झाड़ी, जो निर्मल वर्मा की कहानी है, उसका हिस्सा है। चंद लम्हों के बाद मैं अपनी जगह से उठा और उसी जगह पर बैठ गया जहां कुछ देर पहले बूढ़ा मछुआरा बैठा हुआ था। यह हाल है बूढ़े मछुआरे के जजीरे से जाने के बाद का। वो वहां से चला गया है और इस तरह से चला गया है कि मुसन्निफ की जैसे अरमानों की विदाई हो गई हो, जैसे उनके दिल से ख्वाहिशात की विदाई हो गई हो, कोई जज्बा उनके दिल के अंदर पैदा हुआ था, उस जज्बे का खात्मा हो गया। अब जब कोई ख्वाहिश हमारे दिल में पैदा होती है और वो ख्वाहिश मर जाए तो बहुत दुख हमें होता है। वही हाल मुसन्निफ का हो रहा है, इस मुसाफिर का हो रहा है। गीली मिट्टी पर उसके जूतों के निशान अब भी दिखाई देते थे, बहुत लंबे नहीं लेकिन काफी चौड़े और आगे की तरफ थोड़े बेडोल। वो मुझे मामूली मालूम हुए और ज्यादा देर तक मेरा ध्यान उन पर नहीं टिक सका। बूढ़ा जब गया था तो जाने की वजह से मिट्टी गीली थी, उसके जूतों के निशान मिट्टी के ऊपर छप गए थे। अब वो निशानों की वजाहत कर रहे हैं कि कैसे निशान थे, तो वो बहुत लंबे नहीं लेकिन काफी चौड़े थे। लंबे नहीं थे, चौड़ाई के अंदर ज्यादा थे उसके जूतों के निशान, और आगे की तरफ झुके हुए थे, जैसे वो पंजों की तरफ आगे झुक के चलते हैं ना बूढ़े, तो उसकी वजह से पंजों के ऊपर ज्यादा निशान आता, ज्यादा दबाव आता है, तो पंजों की तरफ झुके हुए वो महसूस हो रहे थे। ये जो जूतों की निशानदेही की है ना, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाले हिस्से के अंदर आगे जब हम पढ़ेंगे तो जो अजनबी लड़के इनकी पहचान करेंगे मुसन्निफ की, तो वो वही निशान उनकी तरफ दिखाएंगे, वही अंदाज उनका दिखाएंगे। क्योंकि मुसन्निफ को ये लगता है कि मैं खुद ही तो बूढ़ा नहीं था। यही जहनी कशमकश दिखाई गई है, यही हरकतें दिखाई गई हैं। अजनबी शहर के अंदर एक अलग तरह की कैफियत पैदा हो जाती है, अलग तरह का अंदाज मुसाफिरों का पैदा हो जाता है। वो जो जहनी कशमकश है, वो जो उलझन है, उन्हीं उलझनों में, उन्हीं कशमकशों में हमारे मुसन्निफ जो मुसाफिर भी हैं फंसे हुए हैं और तरह तरह के सोचो फिक्र अपने जहन में लिए हुए हैं। थोड़ा और वक्त गुजरा, बाद में जब मेरा ध्यान अपनी तरफ गया तो मुझे हैरानी सी हुई। दरअसल एक वक्फे से मैं बगैर किसी खास इरादे के उस तरफ देख रहा था जहां कुछ देर पहले बूढ़े की आंखें लगी थीं। बूढ़े की आंखें कहां लगी हुई थी? बूढ़े की आंखें पुल की तरफ लगी हुई थी और पुल के पीछे नेशनल थिएटर की दीवारें थी, उसके बाद नेशनल थिएटर की छत थी, उसके बाद नेशनल थिएटर की छत के ऊपर लगा हुआ एक टावर था, और उसके बाद दूर खाली जगह के ऊपर सूरज गुरूब हो रहा था। उस जगह के ऊपर बूढ़े की आंखें लगी हुई थी, लेकिन बूढ़ा कहीं नहीं देख रहा था। टकटकी बांधे एक जगह उसकी निगाह लगी हुई थी, निगाह टिकी हुई थी, जो मैंने बताया आपको सामने की तरफ, लेकिन वो कहीं भी नहीं देख रहा था। लेकिन चेहरा इस तरह से था जैसे वो किसी चीज को देख रहा हो। अब मुसन्निफ ने उस वक्त बार बार देखने की कोशिश की थी कि बूढ़ा क्या देख रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज जरूर है जो बूढ़े की तवज्जो का मरकूज बनी हुई है। बूढ़ा उसकी तरफ से निगाहें नहीं हटा रहा है। मुसन्निफ ने खूब देखने की कोशिश की, इसके करीब भी आए और वहां नजरें भी करी। एक बार तो उन्हें यह गुमान हुआ कि बूढ़ा कहीं अंधा तो नहीं है, कि वो कुछ नहीं देख रहा हो, कुछ नजर नहीं आ रहा हो, क्योंकि सामने जो चीजें थी, पहाड़, सामने जो पुल था, नेशनल थिएटर की दीवारें थी, छत थी, टावर था, वो चीजें ऐसी नहीं थी कि जिनको इतने गौर व फिक्र के साथ देखा जाए। मुसन्निफ इसीलिए परेशान थे कि बूढ़ा इस तरह से देख रहा है कि जैसे बहुत दिलचस्पी वाली चीज वहां पर मौजूद हो, जबकि बूढ़ा यहां पर बरसों से रह रहा है। वो रोज आते जाते उस पुल को भी देखता होगा, वो थिएटर की दीवारों को भी देखता होगा, छत को, टावर को भी देखता होगा। तो वो ऐसी चीजें नहीं थी कि जहां इतनी तवज्जो दी जाए, इतने ध्यान से उस जगह को देखा जाए, लेकिन बूढ़ा देख रहा था। तो मुसन्निफ उसके देखने की वजह से परेशान थे और उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि बूढ़ा जरूर कुछ अलग चीज देख रहा है। अब जब बूढ़ा चला गया है तो मुसन्निफ ठीक उसकी जगह के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं। जिस जगह के ऊपर बूढ़ा खड़ा हुआ था उसी जगह के ऊपर ये मौजूद है, और बगैर कोई सोचे समझे इन्होंने ध्यान दिया तो इनको लगा कि ये भी उसी जगह देख रहे हैं जहां थोड़ी देर पहले वो बूढ़ा शख्स देख रहा था। किनारे के पास लगी झाड़ियों पर कुछ परिंदे उड़े। पुश्ते से कुछ दूर एक बहुत पुराने गिरजाघर के शीशे पर आखिरी धूप का धब्बा चमक रहा था। उसका साया एक डबडबाती
सुर्ख आंखों की तरह दरिया के बीच चमक जाता था। अब सूरज भी एक किरदार की तरह यहाँ पर मौजूद है, शाम की आमद भी यहाँ पर मौजूद है, रात की आमद भी यहाँ पर मौजूद है, जो अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग जुमलों की शक्ल के अंदर यहाँ पर हमारे सामने बीच बीच में आती है। तो मैंने आपको बताया कि इन जो ये बीच में जुमले आ रहे हैं, इन जुमलों को भी आपको लिख लेना है कि सूरज के गुरूब होने के वक्त किस तरह का मंजर पेश हो रहा है, किस तरह के नज़ारे निर्मल वर्मा हमें दिखा रहे हैं। तो बूढ़ा उस जगह पर देखा हुआ है, शाम हो रही है, किनारे के ऊपर परिंदे उड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, परिंदे भी अपने घोंसलों की तरफ जाएंगे। गिरजाघर के शीशे पर आखिरी धूप का धब्बा चमक रहा था। धूप भी अब जाने का वक्त आ गया है, धूप का। दिन भर से धूप भी निर्मल वर्मा के साथ मौजूद है, बूढ़े के साथ मौजूद है। अब जब वक्त खत्म हो रहा है तो धूप जा रही है और उसका साया एक डबडबाती सुर्ख आंख की तरह दरिया के बीच चमक जाता था। मैंने सोचा कोई नहीं जानेगा कि कुछ देर पहले तक वो बूढ़ा यहां इस जगह बैठा हुआ था। इस ख्याल से मुझे इत्मीनान हुआ कि मैंने उससे छुटकारा पा लिया। बहुत मुमकिन है कि वो महज गुमान हो, एक झूठा भटकाव जो अक्सर अजनबी शहरों में घूमते हुए हो जाता है। ये अजनबी शहरों में मुसाफिरों की कैफियत बताई गई है कि किस तरह की सोच फिक्र मुसाफिरों की रहती है, किस तरह के ख्यालात में वो डूबे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुछ अजनबी लोग उनको जानते हैं, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद वो रवाना हो जाते हैं। हालांकि वो असल में होते नहीं हैं। उनको ये गुमान होता है कि ये मुझे जानते हैं। असल में हकीकत जो है वो इससे बरखिलाफ होती है। तो ये सोचते हैं कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बूढ़ा भी मेरे साथ था, बूढ़ा जा चुका है, मैं अकेला इस जजीरे पर मौजूद हूँ। अगर कोई यहाँ पर दूसरा शख्स अभी आता है तो उसको ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर मेरे साथ एक बूढ़ा शख्स भी था, कि जिससे मैं लगाव महसूस कर रहा था, मैं उस शख्स से जुड़ाव महसूस कर रहा था, उसकी बातें मुझे पसंद आ रही थी, उसका अंदाज मुझे पसंद आ रहा था और उसका जाना मेरे दिल को खाली कर जाना था, मुझे परेशान कर जाना था, मुझे मायूस कर जाना था। ये बात कोई भी नहीं जान पाएगा। मेरे दिल का जो राज था वो मेरे दिल में पोशीदा रह गया है, कोई इस बात को नहीं जान पाएगा। मुसन्निफ को अभी पता नहीं है, जो दो अजनबी लड़के आने वाले हैं वो जानते हैं इस बात को, और वो मुसन्निफ को ही बूढ़ा करार देंगे कि तुम ही तो रोज मछली पकड़ने के लिए आते हो। तो और ये कहते हैं कि हो सकता है कि बूढ़ा हो ही नहीं, वो तो मेरा गुमान हो, सिर्फ मेरा अंदेशा हो कि कोई यहां पर बूढ़ा बैठा हुआ है और वो मछली पकड़ रहा हो है और मैं उससे करीब आकर बैठ गया। ये सब सिर्फ मेरा ख्याल हो, हकीकत इससे अलग हो। खुद भी कई तरह की चीजें सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अजनबी शहरों में इस तरह का भटकाव मुसाफिरों को हो जाता है। और होटल के कमरे में पहुंचते ही जब मैं अपने को नए सिरे से अकेला पाऊंगा तो हर चीज अपने मौजू और असली दायरे में लौट जाएगी। अभी मुझे लग रहा है कि मैं अपनाइयत के अंदर आ गया हूं, कोई अपना भी इस शहर के अंदर मौजूद है, कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो मुझे जानता है। लेकिन जब मैं होटल के कमरे में जाऊंगा और फिर से अकेला हो जाऊंगा, अकेली अपनी जिंदगी गुजर करूंगा, तब ये सारे गुमान मेरे खत्म हो जाएंगे, तब ये सारे झूठे ख्याल मेरे ऊपर वाज़ेह हो जाएंगे, सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। और सच्चाई ये है कि कोई मेरा जानकार इस शहर में मौजूद नहीं है। इस शहर में सिर्फ मैं हूं और मेरे अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मेरी हरकतों से, मेरी चीज़ों से, मेरे से वाकिफ हो। तो होटल में जाऊंगा तभी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सामने पुल पर ट्राम जा रही थी। उसकी बत्तियों का साया चमकते झालरों की तरह पानी पर फिसलता रहा। कुछ लोग खिड़की से बाहर उस जजीरे को देख रहे थे, बिल्कुल उसी फितरी ढंग से जैसे मैं आर पार जाते हुए देखा करता था। मुसाफिर जब भी यहां से निकला करता था, ये मुसन्निफ जब भी निकला करते थे तो ट्राम पे अंदर से बैठते हुए वो इस जजीरे को देखा करते थे। इसकी खामोशी इनको मुतासिर करती थी, इसका सुकून इनको उस जगह के ऊपर आने की दावत दिया करता था और ये यहां पर आ गए थे। अब ये यहां पर मौजूद है तो अब ये उन ट्रामों को जाते हुए देख रहे हैं जो पुल के ऊपर से जा रही है। उनकी लाइटें झालरों की तरह पानी के ऊपर हिलती हुई नजर आ रही हैं और खिड़की के अंदर से कुछ शख्स देख रहे हैं। मुसाफिर ये सोच रहा है कि कभी मैं भी वहां बैठा करता था, उन ट्रामों के अंदर होता था और मैं यहां के नज़ारे किया करता था, लेकिन आज मैं यहां पर हूं और कोई और इस जगह का नज़ारा कर रहा है। ये भी बच्चों कैफियत है। जब सफ़र के दौरान हम जाते हैं तो नज़ारे करते हुए जाते हैं, लेकिन बहुत अजीब सी बात होगी कि हम खुद नज़ारा बन जाएं, नज़ारा करने वाले कोई और हों और हम खुद नज़ारा बन जाएं जो हम नज़ारे किया करते थे, तो फिर वो अलग तरह की कैफियत उभर के आती है। तो वैसे ही देख रहे थे, उन्हीं अंदाज में देख रहे थे, फितरत के मुताबिक बताइए इसको, फितरी ढंग यानी जो होना चाहिए उसी अंदाज में देख रहे थे। हर अगर आदमी ट्राम में जाएगा तो बाहर इसी तरह से देखेगा, वो भी देख रहे थे। लेकिन
अब मैं खिड़की से लटके हुए उनके चेहरों को देखकर बेचैन हो गया। अपने आप पर शुबा होने लगा जैसे यहां आकर मैंने कोई गलती कर डाली हो। मुसाफिर यह सोचता है कि काश मैं भी उस ट्राम के अंदर होता, मैं भी वैसे ही जिंदगी गुजारता कि जैसे रोजमर्रा मेरी जिंदगी गुजर रही थी। इस तरह मैं यहां पर नहीं आता, क्या पता मैंने यहां पर आके कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि यहां पर इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं जो फितरी नहीं है, जो गैर फितरी वाकयात हैं वो इस जगह के ऊपर पेश आ रहे हैं। तो क्या पता मैंने यहां पर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या मैंने अपने आप को किसी परेशानी में तो नहीं डाल दिया यहां पर आकर। अब खुद तरह तरह की बातें सोच रहे हैं और फिर भी ये भी सोच रहे हैं कि ये भी मेरे बस की बात, ये मेरे काबू के अंदर है कि मैं अभी भी तो जा सकता हूं वहां पर ट्राम में। भाई मुझे किसी ने रोका तो है नहीं, किसी ने मेरे हाथ पांव नहीं बांधे हैं, जंजीरें मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन मैं खुद अपनी मर्जी से इस जगह के ऊपर मौजूद हूं। मैं चाहूं तो अभी भी उस जगह के ऊपर जा सकता हूं, वहां से उस ट्राम में बैठकर इस जजीरे का नजारा कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। मेरा मन नहीं कर रहा वहां जाने का, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है कि मैं इस जगह को छोड़कर यहां से निकलूं। मुझे भी उनकी तरह पुल के पार सीधे चला जाना चाहिए था। कोशिश करूं तो अब भी जा सकता हूं, सिर्फ क्योंकि अगर मैं चला गया तो फिर यह जगह मुझे छोड़नी पड़ेगी, और यह जगह मुझे इतनी पसंद आ रही है, इतना सुकून मिल रहा है। हालांकि नए तजुर्बे यहां पर हो रहे हैं, नए वाकयात पेश आ रहे हैं, अलग तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यह जगह नहीं छोड़ना चाहते। और वजह बताइए, अपनाइयत की भूख। अजनबी शहरों में अपनाइयत की भूख मुस्तहकिम होती है। बहुत मजबूती के साथ हम ये चाहते हैं कि अजनबी शहरों में भी कोई ऐसा मिले जो हमें अपना कहे, अपना बना ले। तो वो अपना बनाने के लिए अपनाइयत की भूख की वजह से उस जगह के ऊपर मौजूद है, वहां से ट्राम की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि ट्राम के अंदर तो कुछ देर के लिए ही जगह दिखेगी, उसके बाद ट्राम अपनी मंजिल की तरफ चली जाएगी। लेकिन यहां से मुसन्निफ को सब कुछ नजर आ रहा है, सब सारी दुनिया चलती हुई नजर आ रही है। अब वो ये बातें कर ही रहे थे, अपनी कश्मकश के अंदर हैं, अपनी सोचो फिक्र के अंदर डूबे हुए हैं, कि अचानक कहते हैं कि मुझे अपने पीछे हल्की सी आहट सुनाई दी। दो लड़के मेरी तरफ बहुत धीमी रफ्तार से चले आ रहे थे। इस शहर के दूसरे लड़कों की तरह उनके सर गोल और नीली टोपियों से ढके हुए थे। छोटे लड़के के हाथ में एक चौड़ा रंग बिरंगा रुमाल था। वो पेड़ों से झड़े हुए पीले और मुरझाए पत्तों को उस रुमाल में बटोरता जा रहा था। बड़ा लड़का, जो पहले से कद में ऊंचा था लेकिन उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं लगता था, बेदिली से एक छोटी सी टहनी हवा में घुमाता हुआ चल रहा था। दोनों जजीरे के आखिरी किनारे तक आ गए थे, उस जगह तक जहां किनारे पर लगी झाड़ियां पानी में भीग रही थी। ये बातें कर ही रहे हैं, खुद सोचो फिक्र के अंदर मुब्तला हैं, सोच रहे हैं कि काश मैं उस जगह के ऊपर होता और ट्राम से बैठा हुआ यहां नज़ारे देखता। क्या मैंने यहां पर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है? क्या मैंने अपने आप को कोई मुसीबत पे तो नहीं डाल दिया है? परेशानी में तो नहीं मुब्तला हो गया हूं मैं? इसी सोचो फिक्र में थे कि अचानक इनको अपने पीछे से कुछ आहट सुनाई दी। पीछे मुड़ के देखा इन्होंने तो दो लड़के आते हुए नजर आए। यही दो अजनबी लड़के हैं जो हमारी कहानी का इस हिस्से का उन्वान भी है। दो अजनबी लड़के उनके पीछे आते हैं। दोनों की इन्होंने निशानदेही की है कि दोनों ने नीली टोपी लगा रखी थी। दोनों के सर गोल थे, जो अमूमन उस शहर के लोगों के होते हैं जिस शहर में ये रुके हुए थे। यूरोप का एक शहर है बच्चों, ये यूरोप के एक शहर के अंदर ये रुके हुए हैं और उस जगह पर सभी लोग अमूमन नीली टोपी लगाते हैं। तो ये वहां पर बता रहे हैं कि दोनों लड़के यहां पर आए। छोटा लड़का था और एक उससे थोड़ा कद में लंबा लड़का था, लेकिन उम्र उसकी कम थी। दोनों में फर्क था कि एक छोटा था और एक बड़ा था। छोटा लड़का क्या कर रहा था? अपने रंग बिरंगे रुमाल के अंदर सूखे पत्ते जमा कर रहा था जो दरख्तों से झड़ गए थे, पतझड़ का मौसम था। और बड़ा लड़का वो बेपरवाही से उसके साथ चला जा रहा था। मुंह के अंदर उसके एक घास का तिनका था जिसको वो चबा रहा था, और हाथ में एक डंडी थी जिसको वो घुमाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस तरह दोनों लड़के आगे आगे आ गए थे। किनारे पर लगी हुई झाड़ियां पानी में भीग रही थी, उस जगह तक ही लड़के चलते चलते आ गए। छोटा लड़का दबे कदमों से ढलान पर उतरा और उसने रुमाल में बंधे सारे पत्तों को पानी में डाल दिया। फिर उसने अपने कोट की दोनों जेबों से कुछ और पत्ते निकाले, गीली मिट्टी में लुथड़े पत्ते, और फिर उन्हें भी दोनों हाथों से बहते पानी के अंदर उसने बहा दिया। वो जो पत्ते जमा कर रहा था वो नदी के किनारे आए, ढलान की तरफ, जहां बूढ़ा बैठा था उसी जगह आ गए। ये भी वही मुसन्निफ मौजूद थे और इन्होंने वो पत्ते पानी के अंदर डाल दिए, पानी में बहा दिए। इस बीच मुझे महसूस हुआ कि बड़ा लड़का मुझे देख रहा है। अब भी वो छोटी सी नंगी टहनी हवा में घुमा रहा था।
उसके दांतों के बीच घास का एक तिनका था जिसे वो बराबर चबाया जा रहा था। छोटा लड़का पत्तों को बहाकर ऊपर आ गया। दोनों अब एक साथ खड़े थे और मुझे देख रहे थे। वो दोनों लड़के जो आए हैं, अजनबी लड़के हैं, मुसाफिर को जानते नहीं हैं, और मुसाफिर जो मुसन्निफ हैं वो भी इन लड़कों को नहीं जानते हैं। लड़कों का हुलिया बयान कर दिया, अंदाज बयान कर दिया कि किस अंदाज में वो आते हैं, बेपरवाही से वहां पर आ रहे हैं। और जो बड़ा लड़का तो ऊपर चढ़ाई के ऊपर खड़ा हो गया, जो बीच का ढलान था उस हिस्से के ऊपर खड़ा हो गया, और छोटा लड़का नदी के किनारे तक चला गया और अपने पास जो पत्ते इसने जमा कर रखे थे वो पानी के अंदर डालकर और वापस उसके करीब आकर खड़ा हो गया। और वो जो लड़का है वो मुसन्निफ की तरफ देख रहा था, गौर से देख रहा था, पूरी तवज्जो मुसन्निफ की तरफ थी। छोटा लड़का भी उसके करीब आ गया और वो भी मुसन्निफ को देखने लगा। एक निगाह होती है सीधी, मुस्तकिल और मुस्तहकिम, उसमें हम बंध जाते हैं और रेल की तरह खिंचे चले जाते हैं। एक निगाह होती है सीधी, मुस्तकिल, मुस्तहकिम, यानी अंदर तक घुसती हुई एक ताकतवर नजर होती है, एक जमी हुई नजर होती है। उन नजरों के आगे से कुछ भी ओझल नहीं हो सकता। उन गहरी निगाहों से, मुस्तकिल निगाहों से उन्होंने मुसन्निफ की तरफ देखा। वो नजर मुसन्निफ के दिल की गहराइयों तक चली गई। उनका देखने का अंदाज इतना जुदा था, इस तरह का अंदाज था कि मुसन्निफ उसके अंदर बंध के रह गए और वही उन लड़कों की तरफ देखने लग गए। उस नजर के बारे में कहते हैं कि जो सीधी है, मुस्तकिल और मुस्तहकिम है, उसमें हम बंध जाते हैं और रेल की तरह खिंचे चले जाते हैं। यानी हम अनजान में जानकर भी उसको अनदेखा नहीं कर सकते। हमारी सारी तवज्जो उसी नजरों की तरफ पहुंच जाती है, उन्हीं नजरों को हम देखना चाहते हैं। मुझे अक्सर ऐसा हो जाता है, सुई की नोक के नीचे जैसे कोई कीड़ा दब जाता है, बदहवास होकर तिलमिलाता है, फिर ठहर जाता है, हवास बाख्ता, बेहोश और साकित, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। मुसन्निफ कहते हैं कि अगर मुझे कोई इस तरह की नजरों से देखता है, बड़े गौर से मुझे देखता है, मुस्तकिल नजरों से मुझे देखता है, तो मैं बदहवास्ता हो जाता हूं। मेरा अंदाज वो हो जाता है कि जैसे किसी कीड़े को सुई के नीचे दबा दिया गया है और जब उसे छोड़ा जाता है तो वो लग जाता है, वो एक ही जगह सिमट कर रह जाता है, तड़पता है, लेकिन उसकी नजरें, उसके ज्यादा हिला डुला उससे नहीं जाता, वो एक ही जगह देखता रहता है। वही अंदाज मुसन्निफ का हो जाता है कि जब कोई उन्हें बड़े ध्यान से, बड़े गौर व फिक्र के साथ देखता है। लड़के खामोशी से खड़े हुए इनकी तरफ देख रहे थे, सीधी नजरें मुसन्निफ की तरफ थी, तो मुसन्निफ उन नजरों से बच नहीं पाए, खुद को नहीं बचा पाए, वही खड़े उनको देखते रहे। फिर बड़ा लड़का आगे बढ़ा, बड़ी सादगी से वो मेरे नजदीक चला आया। मुझे महसूस हुआ उसका मेरे पास चला आना बिल्कुल फितरी था। ऐसा लगा कि पिछले चंद लम्हों में से खुद उसके लिए मुंतजिर था। इस तरह से चलकर आया कि जिसमें कोई बनावट नहीं थी, आम इंसानों की तरह चलकर आया। और मुसन्निफ कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लगा, अपने वजूद से ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद उसका मुंतजिर था, मैं उसे बुलाना चाहता था, मेरा वजूद उसको बुला रहा था, लेकिन लड़का दूर से ही देखे जा रहा था। अब उसका करीब आना मुसन्निफ को अच्छा लग रहा है। आज कैसे हो? उसने पूछा। मैं कुछ भी कह पाता, लेकिन मुझे महसूस हुआ पीछे खड़ा हुआ लड़का बहुत ही नफरत आमेज अंदाज में मुस्कुरा रहा है। आज भी खाली हाथ हो? बड़े लड़के ने पूछा कि आज कैसे हो, और इस अंदाज में पूछा कि जैसे उसको जानता हो, मुसन्निफ को पहचानता हो, रोज उनको देखता हो उस जगह के ऊपर आते हुए। तो पूछ रहा है कि आज कैसे हो, कैसी तबीयत है तुम्हारी, कैसे तुम्हारे हालचाल हैं। जबकि मुसन्निफ उस लड़के को नहीं जानते, अजनबी शहर है, अजनबी लड़का है, लेकिन लड़का इस तरह से इनसे दरियाफ्त कर रहा है जैसे बहुत अच्छी तरह से इनसे वाकफियत रखता हो। और जो पीछे छोटा लड़का था वो नफरत आमेज अंदाज में मुस्कुरा रहा था, हिकारत से उनको देख रहा था, इस तरह से देख रहा था कि जैसे इन्होंने इसका कुछ बिगाड़ दिया हो, कुछ बुराई इसकी कर दी हो। तो हंस रहा था, उनके ऊपर मजाक उड़ाने के अंदाज में हंस रहा था और कह रहा था कि आज भी खाली हाथ हो, आज भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है। खाली हाथ? मेरी आंखें अपने हाथों पर झुक गईं, वो सचमुच खाली थे। लड़के ने बोला कि आज भी आप खाली हाथ हो? तो मुसन्निफ ने कहा खाली हाथ, और अपने हाथों की तरफ देखा तो वाकई में हाथ खाली थे, हाथों में कुछ नहीं था। अब ये लड़के जो है मुसन्निफ को मछुआरा समझ रहे थे, बूढ़ा मछुआरा इसको मान रहे थे कि रोज मछली पकड़ने के लिए आता है और रोज खाली हाथ यहां से चला जाता है। जबकि मुसन्निफ तो मछुआरे नहीं थे, मुसन्निफ तो बूढ़े नहीं थे, वो उस जगह के ऊपर नए शख्स थे,
नई नई आमद उनकी जगह पर हुई थी, तो वो जो पूछ रहा है उनके अंदाज से ये परेशान है, अपने हाथों की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे हाथ तो खाली हैं, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मैं आज खाली हाथ हूं। तो लड़के बीच में ही टोकते हैं। मुसन्निफ हाथों की तरफ देख रहे हैं, वो सचमुच खाली थे। तो लड़के कहते हैं मेरा मतलब इनसे नहीं है। जब मुसन्निफ हाथ देख रहे हैं तो लड़के कहते हैं कि मेरा मतलब इनसे नहीं है, आप अपने हाथ मत देखो। बड़े लड़के ने उस पर एतमाद और वाज़ेह आवाज में कहा, आज भी तुम कुछ नहीं पकड़ पाए। छोटे लड़के ने जो बात कही थी, तो छोटे लड़के की बातों को भी उसी अंदाज में बड़े ने भी दोहराया। छोटा लड़का कह रहा था कि तुम आज भी खाली हाथ हो, आज भी कुछ नहीं पकड़ सके। तो मुसन्निफ परेशान थे। तो बड़ा लड़का छोटे की बातों में हाँ मिलाते हुए कहता है, एतमाद के साथ उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम आज भी कुछ नहीं पकड़ पाए। तो मुसन्निफ कहते हैं लेकिन तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूं जिसे तुम तलाश कर रहे हो, वो तो कब का चला गया। बूढ़े मछुआरे के नहीं कह रहे हैं कि मैं वो नहीं हूं जिसे तुम तलाश कर रहे हो, वो तो यहां पर बैठा हुआ था, मछली पकड़ रहा था, मछली उसके नहीं आई, शाम हो गई थी, तो वो अपने घर की तरफ चला गया और कब का वो जा चुका है। लड़के कहते हैं कहां? मैंने अपने चारों तरफ देखा, कहां बताएं? उनको क्या पता कहां गए हैं। जजीरे से निकलते हुए देखा था, इनके सामने से निकल गए थे, लेकिन कहां गए हैं कौन जानता है। घर कौन पता बता सकता है, कौन उस सिमत को बता सकता है कि जहां बूढ़ा गए थे। मुसन्निफ नहीं बता सकते, क्योंकि मुसन्निफ खुद हैरान और परेशान थे। उस बूढ़े के वजूद की वजह से वो सोच में मुब्तला थे कि बूढ़ा था कौन, कहां से आया था, कहां चला गया। कुछ उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन बच्चे उनको कह रहे हैं कि कहां गया वो। जजीरे पर डूबते सूरज की पीली और मेली सी लाली फैल गई थी। दूर पुल के पास जलते पत्तों के ढेर से अब भी धुआं उठ रहा था, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। सिर्फ हवा चलने से पत्ते बेंचों से लुढ़ककर जमीन पर गिरने लगे थे। चारों तरफ देखा, लेकिन बूढ़ा नजर नहीं आ रहा। शाम हो रही थी, सूरज अपना काम करता जा रहा था, वक्त अपना काम कर रहा था, सूरज गुरूब हो रहा था। इधर उधर देखा तो अब बेंच भी खाली थी, पूरा जजीरा भी खाली था, वो बाग भी खाली था और बेंचों के ऊपर पत्ते आ रहे थे और हवा नहीं चलने की वजह से, वो ज़्यादा होने की वजह से नीचे गिर भी रहे थे। और सारे अपनी जगह पर लड़के भी वहीं खड़े हुए थे, मुसन्निफ भी वहीं खड़े हुए थे, लेकिन बूढ़ा ही वहां पर नहीं था। वो अब यहां नहीं है। मैंने कहा, लेकिन न जाने क्यों इस बार मेरी आवाज़ में पहले जैसा इस्तेहकाम नहीं था, मेरे पास पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो यहां पर नहीं है। मुसन्निफ उस बूढ़े को अपने वजूद से जुड़ा हुआ करार दे रहे थे। एक भटकाव सा उनका हो गया था, एक उलझन में वो ये थे कि कहीं वो बूढ़ा शख्स मैं ही तो नहीं था, क्या मेरा वजूद तो नहीं था, या मेरा गुमान या मेरा ख्याल तो नहीं था। खुद अपने आप में सोच रहे थे, जबकि बूढ़ा तो हकीकत में था। लेकिन उसके जाने के बाद उनको यह शुबा हुआ कि यह मेरे दिल का गुमान था कि बूढ़ा है या नहीं है। अब जब मैं यहां पर मौजूद हूं तो बूढ़ा तो यहां पर था ही नहीं, लेकिन ये लड़के पूछ रहे हैं कि तुम यहां पर आए हो, तुमने आज ही मछली नहीं पकड़ी, ये मुझे बूढ़ा समझ रहे हैं। तो मुसन्निफ को अपनी बात के ऊपर और यकीन हो रहा है कि शायद मैं ही वो बूढ़ा था, मैं ही वो शख्स था। तो बनावटी अंदाज में कहते हैं कि वो तो यहां से कभी का चला गया है, यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन तुम तो यहां हर रोज आते हो। छोटे लड़के ने कहा, इधर देखो, तुम्हारे बूट के निशान अब भी हैं। बड़े लड़के को तो इन्होंने समझा दिया, लेकिन छोटा लड़का जो हिकारत की नजरों से इनको देख रहा था, इनको इस तरह से देख रहा था कि जैसे इसने कुछ बुराई की है, इसकी कुछ बिगाड़ा है छोटे लड़के का। तो फिर वो कहता है कि तुम तो यहां पर रोज आते हो, तुम कैसे कह रहे हो कि वो चला गया? तुम ही तो थे वो मछली पकड़ने के लिए जो आते थे यहां पर, तुम ही तो थे जो बेंचों के ऊपर बैठे रहा करते थे। और नहीं मानते हो तुम, तो ये देखो तुम्हारे जूतों के निशान अभी भी यहां पर छपे हुए हैं। जूतों के निशानों की तरफ इशारा करता है। तो मुसन्निफ कहते हैं, मैंने देखा, मेरे पेट से करीब अब भी वो निशान साफ दिखाई दे रहा था। कौन सा निशान? बूढ़े के पैरों का निशान, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि निशान कैसा है वो याद रखना है आपको। तो कैसा निशान था? भरा भरा सा, चौड़ा और आगे की तरफ से जरा बेडोल, इस तरह का वो जूतों का निशान बना हुआ था। तो वो निशान मुसन्निफ के पैरों के करीब ही था। बच्चों ने कहा कि देखो, ये तुम्हारे पैर का निशान अभी भी मौजूद है, तुम यहीं से तो थे, तुम यहीं हो, तुम ही वो शख्स हो जो मछली पकड़ने के लिए यहां पर आया करता है। टूटी उखड़ी हुई घास के बीच जूते के साफ और सालिम छाप, सालिम यानी पूरी की पूरी छाप थी, पूरी उसकी जो साइज होता है जूते का उसके मुताबिक वहां पर वो छपा हुआ था। बदन के एक कटे हिस्से की तरह वो निशान गीली जमीन से चिपका रह गया था। मुसन्निफ कहते हैं, लेकिन वो मेरा नहीं है।
कुछ बेयकीनी के साथ कमज़ोर लहजे में मैंने रद्द अमल का इजहार किया। मुसन्निफ बच्चों के सामने घबराए हुए हैं। बच्चे कह रहे हैं कि तुम ही वो हो, लेकिन मुसन्निफ इनकार किए जा रहे हैं, बार बार इनकार किए जा रहे हैं कि मैं वो नहीं हूं। तो वो कहते हैं कि देखो जूतों के निशान, तो मुसन्निफ मना करते हैं लेकिन वो मेरा नहीं है। हालांकि मुसन्निफ इस बात का सबूत नहीं दे पाते हैं कि वो जूतों के निशान उनके नहीं हैं। बच्चे उनकी तरफ इस तरह से देखते हैं कि वो अपना पैर उठाकर दिखाएं कि तुम्हारे जूतों के निशान है या नहीं है, लेकिन मुसन्निफ जो डरे हुए हैं, अपने आप की कश्मकश में उलझे हुए हैं, उनको ये गुमान है कि वो बूढ़ा मैं ही तो नहीं हूं, तो वो अपने पैर छिपा लेते हैं, बच्चों को नहीं दिखाते हैं, ताकि उनका वहम बना रहे, उनका ख्याल बना रहे कि बूढ़ा शख्स कोई और था। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मुझे महसूस हुआ कि दोनों इंतजार कर रहे हैं कि सबूत देने के लिए अपने पांव आगे बढ़ाऊंगा। खुद मेरे लिए यह बात गैर फितरी नहीं थी, लेकिन कोई ताकत मुझे रोक रही थी। मैं पूरी ताकत से अपने पैरों को लंबी घास में छिपाए खड़ा रहा। मुझे भी आगे बढ़कर सबूत देना चाहिए थे, दिखाने चाहिए थे अपने जूते कि देखो ये जो जूतों के निशान हैं, ये मेरे जूतों से नहीं मिलते हैं, मेरे जूतों के निशान अलग हैं और ये जूतों के निशान अलग हैं। बच्चे भी खड़े हुए थे, दोनों लड़के खड़े हुए थे। वो अजनबी लड़के देख रहे थे कि मुसन्निफ को अपना पैर उठाना चाहिए और बताना चाहिए, लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी अनजान ताकत ने मुझे रोक लिया हो, मुझे कदम नहीं उठाने दिए। मैं वहीं जमा हुआ खड़ा रहा और खुद अपने आप से अपने पैर छुपाता रहा। मैं अपने पैरों को मैंने पीछे कर लिया, छुपा लिया कि मैं उन लड़कों को नहीं दिखा पाऊं। और ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब भी मुसन्निफ के पास नहीं है। वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ था, वो कौन सी चीज थी, वो कौन सा खदशा था जिसने मुझे पैर दिखाने से रोक लिया था, जिसने मुझे बूट आगे करने से रोक लिया था। वो मुझे नहीं मालूम है कि वो कौन सी चीज थी जो मुझे रोक रही थी। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा महसूस हुआ कि उनकी दिलचस्पी मेरी जात में खत्म हो गई। छोटा लड़का हस्बे साबिक अपने रुमाल में नीचे गिरे पत्तों को बटोर रहा और वहां से निकल गया। बड़ा लड़का वहां कुछ देर तक खड़ा रहा, मेरी तरफ से बेफिक्र और लाताल्लुक। जब उन्होंने जूते नहीं दिखाए तो बच्चे दिलचस्पी ज्यादा देर तक बनाए नहीं रखे और अपने कामों के अंदर मसरूफ हो गए। कौन से काम? तो बड़ा लड़का तो वहां खड़ा हुआ मुसन्निफ की तरफ देख रहा था, वहां उसी जगह के ऊपर मौजूद था, और छोटा बच्चा जो था वो जो पत्ते बीन रहा था फिर से पत्ते बीनने लगा और उसको नदी के अंदर जाकर डालने लगा। मैं अचानक चौंक गया। वो उसी जगह खड़ा था जहां बूढ़ा चलते चलते चंद लम्हों के लिए ठिठक गया था। उसी जगह उसकी आंखें किसी मरकज पर जा टिकी थी जहां बूढ़ा इतनी देर से एक टिक देख रहा था। बच्चों को जब इन्होंने जूते नहीं दिखाए तो बच्चों ने लापरवाही दिखाई और वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। जाते जाते बड़ा लड़का अचानक रुक गया, जगह पर खड़ा हो गया। मुसन्निफ ने उसको देखा तो वो चौंक गए। चौंकने की वजह क्या थी कि ये उसी जगह के ऊपर खड़ा हुआ था जहां पर बूढ़ा आदमी जम गया था, थोड़ी देर के लिए रुक गया था। जब बूढ़ा वहां से जा रहा था तो उसके कदमों की वजह से एक मिट्टी का ढेला लुढ़क कर या पत्थर लुढ़क कर पानी के अंदर गया था। उसकी वजह से पानी हिला था, कुछ सरसराहट हुई थी, उसकी वजह से बूढ़ा उस जगह के ऊपर रुक गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसी मरकज की तरफ देख रहा था जहां पर पुल था, जहां पर टावर थी, जहां पर नेशनल थिएटर की दीवारें थी। थोड़ी देर बूढ़ा रुका था और उसके बाद चला गया था। अब वैसे की वैसे ही अदा, वही तरीका देखने का इस नौजवान लड़के का था, इस बड़े लड़के का था। वो भी उसी जहां पर खड़ा हो गया कि जहां पर बूढ़ा खड़ा हुआ था। और मुसन्निफ कहते हैं क्या पता ये इत्तेफाक था या फिर से मेरे मन का गुमान था। मेरा मन इन नए तरह के वजूद मांग रहा है, नई तरह की चीजें बना रहा है। हो सकता है कि ना तो बूढ़े का वजूद हो, ना ही इन लड़कों का वजूद हो। ये लड़के भी जिस तरह से मैं मान रहा हूं कि बूढ़ा मेरा गुमान है, और उसी तरह से ये लड़के भी मेरा गुमान हो सकते हैं, क्योंकि जो तरीका बूढ़े का था, जो अंदाज बूढ़े का था, वही इन लड़कों का है। वो लड़का उसी जगह पर खड़ा हुआ है जहां पर बूढ़ा खड़ा हुआ था, और उसी जगह के ऊपर देख रहा है जहां बूढ़ा देख रहा था। और देखने का अंदाज भी वही है, टकटकी उसी अंदाज में बांध रखी है जिस अंदाज में बूढ़े ने बांध रखी थी। तो ये मुसन्निफ के जहनी उलझन को दिखा रहे हैं, जहनी कश्मकश को दिखा रहे हैं कि चीजों को किस तरह से आपस में जोड़ रहे हैं, किस तरह से इनको ऐसा लगता है कि कोई अपना इस जगह के ऊपर मिल जाए, कोई मेरा जानकार मिल जाए, कोई मुझसे बात करने वाला मिल जाए, कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो कहे कि हाँ मैं तुमसे वाकिफ हूं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, मैं तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ गुमान उनके चल रहे हैं, उनके ख्याल चल रहा है मुसन्निफ का। तो ये चौंक जाते हैं कि बूढ़ा जहां खड़ा हुआ था, ये लड़का भी वहीं खड़ा हुआ है और उसी अंदाज में उसी जगह पर देख रहा है।
ये महज इत्तेफाक था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद उसने अपने पास पड़े एक ढेले को ठोकर मारकर पानी में लुढ़का दिया। पानी हिला, कहीं बहुत नीचे बहुत सी परतें घुलती चली गईं। झाड़ी के पास गीली मिट्टी पर रेंगने हुए कीड़ों के कतार लम्हे भर के लिए रुकी, फिर आगे बढ़कर चली। उसने मुंह से तिनका पानी में थूक दिया, सर से टोपी उतारकर उसे हवा में एक दो बार उछालकर ठीक से उसे पहन लिया, फिर उसी पुराने अंदाज से टहनी को हवा में घुमाता हुआ छोटे लड़के के पीछे पीछे चल दिया। वो लड़का वहां पर खड़ा रहा और मुसन्निफ उससे कुछ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। फिर से उनको लग रहा है कि ये फिर मेरे मन का गुमान है, ये फिर मेरी सोच है, मेरा ख्याल है। लेकिन ये कहते हैं कि वो महज इत्तेफाक था, वो असल में हकीकत में मौजूद नहीं था, हकीकत में वो अंदाज नहीं कर रहा था, सिर्फ इत्तेफाकन वो उस जगह के ऊपर ही सारे काम कर रहा था। तो थोड़ी देर बाद वो वहां से निकल गया और निकलने का अंदाज बताया कि ढेला जो था वो पानी के अंदर डाला और पानी की तहें हिल गई, परतें अंदर तक हिल गई। अब ये परतें जो हिल रही हैं, ये इनकी गहराइयों के अंदर हिल रही हैं, मन की गहराइयों के अंदर हिल रही हैं। उस लड़के का वजूद इनके वजूद से टकरा रहा है, इनकी गहराइयों को टटोल रहा है। मन के अंदर जो चल रहा है, जो खामोशियां रहती हैं, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि इंसान का दुख वाला मन होता है, एक बालिग इंसान के दुखों का एहसास किस तरह से होता है, कितनी गहराइयों के अंदर वो अपने दुखों को जीता है। वो दुखों की परतें खुल गई, वो अंदर तक उनकी पेट चली गई, अंदर तक वो पानी हिल गया। तो लड़का टोपी को उतार के घुमाता हुआ और लकड़ी को घुमाता हुआ वहां से निकल गया। इतना ही हुआ, दोनों चले गए थे मुझे अपने हाल पर छोड़कर। मैं फिर वहां अकेला छूट गया, लेकिन उनके जाने के बाद पहले जैसा अकेलापन वापस नहीं आया। जब तक अकेलापन साथ रहता है, सही मायनों में, तब तक हम अकेले होते हैं। अब मैं सिर्फ अपने साथ था और मुझे यह ख्याल खौफनाक लगा कि वो दोनों मुझसे कुछ छीन कर ले गए जो अब तक मेरे साथ था। जिस तरह से बूढ़ा इनके वजूद के साथ जुड़ गया था, बूढ़े से ये एक लगाव महसूस कर रहे थे, एक अलग अंदाज का लगाव महसूस कर रहे थे, उसी तरह का लगाव निर्मल वर्मा कहते हैं कि मुझे इन लड़कों से हो गया था। अब ये लड़के जब मुझे छोड़कर गए हैं तो मुझे अपने अंदर एक खालीपन लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरी तन्हाई ले गए हैं, मुझे खाली छोड़ गए हैं। फिर से मेरे दिल से ख्वाहिश विदा हो गई है, एक अरमान जो मेरे दिल में था, इन लड़कों को देखकर जो मुझे खुशी मिली थी, मैं ऐसा लग रहा था मेरे करीब आए, मेरे पास बैठे, मेरे से बातें करें, लेकिन ये ख्याल भी फिर से मेरे मन से निकल गया और इनके जाने की वजह से फिर से मैं अपने अंदर टूटा हुआ महसूस हो कर रहा हूं, अपने अंदर तन्हाई महसूस कर रहा हूं। और तन्हाई भी कौन सी? वो तन्हाई जो तन्हाई खत्म करने के बाद तन्हाई होती है, यानी वो तन्हाई कि जिससे हम लगाव महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। जब कोई आ जाता है तो तन्हाई खत्म हो जाती है, और जब वो जाता है जिसकी वजह से तन्हाई खत्म हुई है, तो वो शख्स भी चला जाता है और वो तन्हाई का जज्बा भी चला जाता है। उसके बाद वो अलग तरह का अकेलापन महसूस होता है। वो अकेलापन मुसन्निफ को इस तरह महसूस हो रहा है। उसके बाद मैं ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं बैठ सका। मैं फिर अपनी पुरानी जगह वापस आ गया, पेड़ के तने के पास, जहाँ अब भी मेरा बैग रखा हुआ था। उसी जगह के ऊपर से सारे वाक़या हो रहे हैं जहाँ पर शुरुआत के अंदर मुसन्निफ जाकर बैठे थे। बूढ़े के करीब ढलान के ऊपर जो जगह थी, नर्म घास के ऊपर एक गर्म दरख्त के तने के पास ही बैठ गए थे। उस जगह के ऊपर इनका बैग भी रखा हुआ था और वहीं से सारी चीज़ें देख रहे हैं। कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब ये वापस उसी जगह के ऊपर आ गए हैं। शहर की पहाड़ियां अब अंधेरे में छिप गई थी, लेकिन उनके ऊपर पीछे की तरफ से उठते हुए गोथक गिरजाघर मीनार एक नीम फरामोश ख्वाब की तरह हवा में टंगे थे। अब सूरज तो गुरूब हो रहा है, लेकिन रात बेदार होती जा रही है, रात की तवानाई बढ़ती जा रही है। तो जो सामने गिरजाघर दिखाई दे रहा था, नेशनल थिएटर के करीब एक गिरजाघर भी इनको नजर आ रहा था, उस गिरजाघर के करीब ही सूरज गुरूब हो गया था। अब वो गिरजाघर की मीनारें अंधेरे के अंदर डूब गई हैं और अंधेरे में डूबने के बाद एक साए की तरह नजर आ रही हैं। कौन सा साया? वो कहते हैं कि उन्हें देखकर लगता था जैसे एक लहीम शहीम परिंदा उड़ता हुआ अचानक ठिठक गया हो, पहाड़ी और खुले आकाश के दरमियान उनके दोनों पर ऊपर की तरफ मुड़ गए हों और पथरा गए हों खाली हवा में। वो कहते हैं कि वो मीनारें ऐसी लग रही थी कि जैसे एक बहुत बड़ा कद्दावर परिंदा आया और आते आते अचानक उड़ता उड़ता हवा में रुक गया। उसके पर आसमान के अंदर रुक गए हैं, पहाड़ों और हवा के बीच में पत्थर बन गए हों और पत्थर की तरह हवा में मौजूद हों। तो वो गिरजाघर की मीनारें इस तरह से नजर आ रही थी कि जैसे बहुत बड़ा परिंदा हो। जजीरे से कुछ दूर शहर के पुराने पुल की बत्तियां झिझकती सी एक के बाद एक जलने लगी थी।
बहते पानी में उनका साया टिमटिमाती मोमबत्तियों की तरह कांप जाता था। रात हो रही है तो शहर की अब जो लाइटें वगैरह हैं वो भी बेदार होने लगी हैं, वो भी जलने लगी हैं, और उनका साया पानी के ऊपर पड़ने के ऊपर और भी खूबसूरत लग रहा था। मुसन्निफ कहते हैं कि मोमबत्तियों की तरह वो बत्तियों के जो परछाइयाँ पानी के अंदर हैं वो नज़र आ रही थी। बहते पानी को देखना एक अजीब एहसास है। ज़्यादा देर तक टकटकी लगाकर देखते रहो तो महसूस होता है कि हमारे वजूद में से भी कुछ टूट टूट कर उसके साथ बह रहा है। हमारे अंदर दूरी के जो हिस्से हैं, जिन्हें कभी कभार सोते हुए नींद की लहरें भिगोकर वापस लौट जाती हैं, जो हमारी आधी अंधेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लगता है जैसे वो स्याह गहरे पानी के अंदर से उन्हें झांक रहे हों, हमें देख रहे हों। यहाँ पर नफ्सियाती कश्मकश को दिखा रहे हैं, फिर से जहनी उलझनों को दिखा रहे हैं, इंसान की फितरतों को दिखा रहे हैं कि हम जब बहते हुए पानी की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी बह रहा है उसके साथ ही हमारे अंदर से भी कुछ टूट टूट कर उस पानी के साथ बहता चला जा रहा है। अब वो चीज़ क्या है, क्या हमारे अंदर से टूट रही है? तो मुसन्निफ कहते हैं कि वो हमारे ख्वाब हैं, वो हमारे खुशियों वाले ख्वाब हैं जो हम देखना चाहते हैं। वो चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में कभी नहीं मिली, जिनको हम सिर्फ ख्यालों में देखते हैं, जिनको सोच सोच कर हम उनके पीछे भागते हैं। वो चीज़ें वहाँ पर नज़र आ रही हैं। कहाँ पर? बहते हुए पानी के अंदर, बहुत देर तक देखने के अंदर। यहाँ पर ये अपनी नफ्सियाती उलझनों को जाहिर कर रहे हैं और यही कहानी का मवाद भी आपके सामने पेश हो रहा है। ये वो चीज़ें हैं, वो अपनाइयत है जिस अपनाइयत की भूख की अभी बात की गई है। ये वो चीज़ें हैं जो बूढ़े के अंदर मुसन्निफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें टूट कर जा रही हैं जिन्हें अजनबी लड़कों के ज़रिए पेश करने की कोशिश की गई है। ये सब चीज़ें एक ख्वाब की तरह हैं। जिस तरह से पानी को देखने के बाद अंदर से टूटती हुई जा रही हैं, उसी तरह से वो चीज़ें भी, वो बूढ़ा भी हमसे दूर चला गया छिटक कर। वो बच्चे थे दो, वो जवान बच्चे भी वहाँ से इस तरह से निकल गए कि जैसे हमारे अंदर से कोई ख्वाब टूट जाता है, कोई ख्वाहिश हमारे अंदर से विदा हो जाती है और उसके बाद हमारा वजूद अकेला रह जाता है। तन्हाई के अंदर हम ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं। उसी अंदाज के अंदर मुसन्निफ कहते हैं कि जब पानी के अंदर देखते हैं तो हमें हमारे ख्वाब टूटते हुए से नज़र आते हैं, हमारे ख्वाब भी उसके साथ बहते हुए से नज़र आते हैं। क्या पहले मैंने कभी देखा है उन दोनों लड़कों को जो अभी अभी यहाँ से चले गए? इस शहर में अजनबी हूँ। अगर आज रात अचानक मैं यहां से चला जाऊं तो होटल के मैनेजर और पुलिस के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। पहले पानी को देखकर कुछ सोचो फिक्र के अंदर थे, उसके बाद वापस ख्याल उन लड़कों की तरफ जाता है जो वाकफियत का इजहार कर रहे थे, कह रहे थे कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम रोज आते हो। तो मुसन्निफ अब सोच रहे हैं कि मैं तो यहां पर पहली बार आया हूं, आज से पहले मैं कभी इस शहर के अंदर नहीं मौजूद था, फिर भी इन लड़कों को ऐसा क्यों लगा कि मैं यहां पर था, उन्होंने मुझे देखा था, क्यों इनको ऐसा लगा है? और वो कहते हैं कि इस शहर में मैं इस तरह का अजनबी हूं कि अगर मैं यहां से रातों रात निकल जाऊं तो मेरे होटल के मैनेजर और पुलिस के अलावा किसी को कुछ नहीं पता नहीं चलने वाला है, कोई मुझे नहीं जानता इस शहर में। लेकिन वो लड़के इस तरह के हो रहे हैं, इस तरह से मेरे से बात कर रहे थे कि जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हों। नहीं, ये सिर्फ मेरा गुमान है, उन्होंने मुझे पहचानने में गलती की है। ऐसा धोखा अक्सर हो जाता है और हो सकता है वो मजाक कर रहे हों। बच्चे अक्सर गैर मुल्कियों को देखकर मजाक करते ही हैं। तो हो सकता है कि मेरा गुमान हो, या फिर यह भी हो सकता है कि वो बच्चे गलती कर रहे हो। और फिर एक और शुबा इन्होंने अपने मन के जरिए जाहिर किया कि यह बात भी हो सकती है कि बच्चे मजाक कर रहे हों। अजनबी शहरों के अंदर अजनबी लोगों से जो लड़के होते हैं वो मजाक करते ही हैं, तो हो सकता है कि इन्होंने भी मेरे साथ मजाक किया हो, असल हकीकत में ये वजूद में नहीं हो। मुझे ज़रा सी खुशी हुई कि वो चले गए। मैं जानबूझकर इस खुशी को छिपाता रहा, जैसे मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। जजीरे पर सिर्फ जलते हुए पत्तों से दो चार बुझती हुई लपटें उड़ जाती थीं। बच्चे उन्हें इसी तरह जलता हुआ छोड़कर बहुत पहले जा चुके थे। अब चारों तरफ खामोशी थी, उसी तरह तवातर के साथ जैसे बहते पानी की आवाज़। इसी बीच जजीरे नदी के सरहद मिट गई थी, या शायद मिटी नहीं थी। अंधेरे में पानी को पहचानना मुश्किल था। बहुत गौर से देखने पर एक हल्की सफ़ेद रकीक लकीर नज़र आती थी, जिस पर शाम की हवा थी, जो कभी पानी में पुल की पत्तियों को झकझोर कर आगे खिसक जाती थी, आगे बढ़ जाती थी। बच्चे चले गए हैं, उसके बाद का मंजर बताया गया है। मुसन्निफ दिल में सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ वो चले गए,
क्योंकि वो यहाँ पर थे तो मैं उनकी वजह से परेशान हो रहा था, मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे, सफाइयाँ मुझसे मांग रहे थे, तो मैं शर्मिंदा हो रहा था उनके। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि मेरे जहन में ये भी सवाल आया कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने आप के ऊपर, तो मैंने ये समझा कि बच्चे यहाँ से चले गए तो मैं अपनी शर्मिंदगी से अपने आप को बचा सकता हूँ। शाम हो रही है, सूरज गुरूब हो चुका है, रात के अंदर अब दरिया जो नदी बह रही थी, नदी और जजीरे की सरहद मिट चुकी है, या हो सकता है मुसन्निफ़ को दिख नहीं रही, वो कह रहे हैं कि मिट चुकी है या मिट्टी नहीं है, नजर नहीं आ रही हो सकता है कि वहां पर हो, लेकिन मैं दूरी की वजह से उसको नहीं देख पा रहा हूं, अंधेरे की वजह से उसको नहीं देख पा रहा हूं। तो गौर से देखने पर एक हल्की सी सफेद रकीक यानी बहुत पतली पानी की पतली लहर वहां पर से गुजर रही हो, जिसकी वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूं। बहुत गौर करके देखने पर वो चीज नजर आती है, और शाम की वजह से, हवा की वजह से पत्ते उसके ऊपर बिछ गए थे, पत्ते उसके साथ चल रहे थे, तो फिर भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि पानी कहां पर खत्म हो रहा है और जजीरा कहां पर खत्म हो रहा है। दोनों एक दूसरे के अंदर खलत मलत से होते हुए महसूस हो रहे थे। सर्दी अचानक बढ़ गई। मैं वहां से जाने का इरादा कर रहा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वहां बिल्कुल अकेला नहीं हूं। अब बच्चे जा चुके हैं, रात हो गई है, बूढ़ा भी पहले ही जा चुका था। मुसन्निफ सोचते हैं कि रात हो रही है, मुझे भी अपने होटल की तरफ जाना चाहिए, रात को इतनी रात गए, यहां पर रुकना ठीक नहीं है। तो वो जाने की तैयारी करते हैं। अचानक फिर से इनको किसी की सरसराहट सुनाई देती है, किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। दाएं जानिब जहां झाड़ी थी, हल्की सी सरसराहट हुई। कौन सी झाड़ी? जिसके अंदर बच्चों ने आग लगा रखी थी, जहां से धुआं उठ रहा था, लपटें उठ रही थी, उस झाड़ी के करीब से कुछ आवाजें आ रही थी, सरसराहट आ रही थी। पहले दो धुंधले साए दिखाई दिए, बाद में उन्हें साफ साफ अलग अलग देख पाया। लड़की के स्कर्ट का अगला हिस्सा शायद झाड़ी में फंस गया था और वो उसे निकालने के लिए नीचे झुकी थी। शायद झाड़ी की सरसराहट ने ही मेरा ध्यान उनकी तरफ खींचा था। वहां पर एक लड़का और एक लड़की थे। ये बताते हैं कि शाम के वक्त उस जजीरे के ऊपर आशिक जोड़े आ जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले वहां पर आ जाते हैं और अपना वक्त गुजार के वहां से वो जाते हैं। वहां पर एक जोड़ा आया था, एक लड़की थी, एक लड़का था, उन्हीं की सरसराहट थी। लड़की का स्कर्ट झाड़ी के अंदर फंस गया था, तो वो निकालने की कोशिश कर रही थी, तो वो झाड़ी को हिलाया तो झाड़ी तेज आवाज कर रही थी, तो इस वजह से मुसन्निफ का ध्यान उस तरफ चला गया था और वो देख रहे थे। उसके पीछे जो दूसरा आदमी था, उसे मैं पहली निगाह में देख नहीं पाया था, शायद इसलिए भी कि वो बगैर हिले डुले बिल्कुल खामोश खड़ा था, शायद इसलिए भी कि उसके लंबे ओवरकोट ने अंधेरे में उसे कुछ इस ढंग से छिपा लिया था कि गौर से देखे बगैर उसके अलहदा वजूद को पहचानना मुमकिन था। लड़का और लड़की थी, लेकिन मुसन्निफ को पहली नज़र में सिर्फ लड़की ही नजर आई, वो जो उसके साथ आदमी था वो नजर नहीं आया था। कब नजर आया? बहुत गौर से देखने के बाद। और उसकी वजह बताते हैं कि उसने काला ओवरकोट पहन रखा था और पूरी तरह अपने आप को उस ओवरकोट से उसने छिपा रखा था, और अंधेरे की वजह से काला ओवरकोट साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से देखने के बाद वो पहचान में आया। तो मुसन्निफ को यह बात पता चल गई कि एक शख्स है और उसके साथ एक लड़की वहां पर मौजूद है। मैंने सोचा मुझे वहां से चुपचाप उठकर चले जाना चाहिए। यह बच्चों तीसरी कहानी है जो इस कहानी के साथ जुड़ी हुई है। निर्मल वर्मा की कहानी जलती झाड़ी में एक कहानी के अंदर ही तीन कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक कहानी बूढ़े शख्स की है, ये वाकयात हैं, अंदर वाकये जुड़े हुए हैं। तो कहानी के अंदर जो वाकया है एक बूढ़े शख्स का है जो आता है और मुसन्निफ को पहचान लेता है और मुसन्निफ के साथ इस तरह से मिलता है जैसे वो जानता हो, लेकिन जाते वक्त बिल्कुल अनजान बन जाता है। दूसरा किस्सा अजनबी लड़कों का है जो मुसन्निफ को कहते हैं कि बूढ़ा शख्स तुम ही हो, हंसते हैं उनकी तरफ देखकर, हिकारत भरी नजरों से देखते हैं, इस अंदाज में देखते हैं कि जैसे रोज बूढ़े को देखते हो, रोज मुसन्निफ को देखते हो, लेकिन मुसन्निफ उसे अपना गुमान समझता है और उनके जाने के बाद खुश होता है कि अच्छा वो चले गए। और तीसरा वाकया इस लड़की का है जो एक अनजान शख्स के साथ उस जजीरे के ऊपर आई है। मुसन्निफ ने इनको देख लिया है, दोनों अंधेरे के अंदर मौजूद हैं। मुसन्निफ सोचते हैं कि अब यहां से उठकर चले जाना चाहिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है, वहां से उठते नहीं है, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि मेरा वजूद मुझे उठने नहीं देता है। एक अनजानी ताकत ने मुझे जैसे वहां पर बांध दिया हो। मैं वहां बैठ गया और फिर वो दोनों झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं। वहां से कुछ आवाजें आती हैं, मुसन्निफ उन आवाज़ों को सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि वहां से उठकर चले जाएं, नहीं सुनना चाहते आवाज़ें, लेकिन फिर भी वहां पर वो मौजूद रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की झाड़ियों में से निकल कर आती है और मुसन्निफ के करीब ही जो बेंच लगी हुई थी उस बेंच के ऊपर बैठ जाती है और फिर मुसन्निफ की तरफ इस तरह से देखती है कि जैसे बूढ़े शख्स ने देखा था। उसी अंदाज में ये लड़की भी मुसन्निफ को देखती है और हंसती है और कहती है कि तुम मुझसे पहले बाहर आ गए,
यानी वो कहती है कि झाड़ियों में मैं तुम्हारे साथ ही तो थी। मुसन्निफ को ये वाक़या भी बड़ा हैरत ज़दा कर देता है। मुसन्निफ परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है इस शहर में। हर शख्स ऐसा मिल रहा है जो मुझे जानता हो। कभी बूढ़ा शख्स मुझसे वाकफियत रखता है, कभी अजनबी लड़के मेरे साथ वाकफियत दिखा रहे हैं, कभी ये लड़की कहती है कि मुझे जानते हो, तो लड़की उससे बात भी करती है। तो उसके बाद मुसन्निफ जब परेशान हो जाते हैं तो इस जगह से उठकर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? शराब खाने के अंदर, क्योंकि इनका जो तवाज़ुन है वो गड़बड़ा जाता है। जहनी तवाज़ुन गड़बड़ाने की वजह से ये अपने होटल नहीं जाते हैं, अपने को सुकून देने के लिए, इत्मीनान के लिए शराब खाने में जाते हैं और शराब पीते हैं। इतनी शराब पीते हैं कि मदहोश हो जाते हैं। वहाँ से शराब खाने के मुलाजिम इनको उठाकर बाहर सड़क के ऊपर डाल देते हैं। दूसरे शराबी थोड़ी देर बाद उनको फिर उठा के नए शराब खाने ले जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी रात शराब खानों के अंदर में और सड़क के ऊपर गुजार देते हैं। और अगले दिन सुबह उठते ही, दूसरे दिन सुबह में वो शहर हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। वो जो कश्मकश दिखाई गई है वो इन शराब खाने की वजह से बढ़ जाती है। शराब पीने की वजह से ये और परेशान हो जाते हैं। और यहीं पर, इन्हीं जगह पर वो कहते हैं कि अमूमन खुदकुशी का ख्याल मेरे जहन में कभी भी नहीं आता है, मैंने कभी खुदकुशी की कोशिश नहीं की है, लेकिन उस रात इन वाक़यात के बाद जो 3 वाक़यात इनके साथ पेश आए, बूढ़े वाला, अजनबी लड़कों वाला और इस लड़की वाला, तो मुसन्निफ कहते हैं कि मेरी जहनी हालत ये थी कि अगर मैं उस रोज़ खुदकुशी भी कर लेता तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मन मेरा यह था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। अपनाइयत की भूख यहां पर बताई गई है कि अपने पाने के लिए एक अजनबी शहर में किस तरह की कैफियत मुसाफिर की रहती है, किस तरह की सोचो फिक्र मुसाफिर की रहती है। हो सकता है कि तीनों ही मौजूद नहीं हो, सिर्फ मुसन्निफ का गुमान हो, या हो सकता है कि ये तीनों ही इनसे मजाक कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि ये एक इत्तेफाक हो। यहाँ मुसन्निफ ने खुलकर कुछ भी नहीं बताया, वजाहत नहीं करी कि कौन थे, क्या थे, लेकिन अनजान शख्स थे, बिल्कुल अनजाने थे, कभी मुसन्निफ से नहीं मिले थे, मुसाफिर से उससे पहले नहीं मिले थे, लेकिन जब मिलते हैं तो इस तरह से पेश आते हैं जिन्हें इन्हें जानते हैं। और यही वजूहात थी जिसकी वजह से इनकी दिमागी कशमकश बढ़ जाती है, इनका नफ्सियाती उलझन बढ़ जाती है और ये परेशान होकर शराब खाने की तरफ चले जाते हैं। और फिर अगले दिन उस शहर को ही छोड़ देते हैं कि उस शहर के अंदर इनको नहीं रहना। और यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। बच्चों, ये कहानी जो 2 हिस्सों के अंदर बैठी हुई थी, इस हिस्से के अंदर मुकम्मल हो गई है। निर्मल वर्मा की ये कहानी है और हिंदी ज़ुबान के मशहूर और मारूफ अदीब हैं। हिंदी ज़ुबान से इसको उर्दू के अंदर तर्जुमा किया गया है। बहुत मशहूर कहानी है जलती झाड़ी इनकी, और हमने इसका मुताला किया है। अगले हिस्से के अंदर बच्चों इस कहानी से मुतालिक दरसी किताब में कुछ सवाल दिए गए हैं, उन सवालों के जवाबात हम हासिल करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।